हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम अपने लास्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट 4 कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में आपका 70% सिलेबस कवर कर लिया है, सो प्लीज़ उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और आज हम लास्ट यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं, लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन फॉर्म सुने ही होंगे, आते हैं इससे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर देखिएगा। सो हम उसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आप लाइक टारगेट जो इस वीडियो का है वो प्लीज़ कर लेना, दैट विल बी 200+। ओके, इससे पहले वाले पार्ट में जो था लाइक टारगेट वो आपने कंप्लीट किया भी था, सो उसके लिए आप लोग को थैंक्स। बट चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस टॉपिक को जो हमारे इस यूनिट में है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? देखो, अगर हम बोले लिसनिंग तो हम बोलते हैं हाँ हमें पता है लिसनिंग मतलब सुनना। ठीक है, आप यही कहोगे कि सुनना मतलब क्या होता है, लिसनिंग होता है। ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कोई कुछ कह रहा होता है और वो आप बैठे हो बट वो कहता है कि आपने सुना नहीं। वो फिर क्यों हो जाता है? जब आप सुनने को ही लिसनिंग कह रहे हो बेटा, तो फिर वो क्या है? तो एक सिचुएशन में अपने आप को डालो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो बहुत सारी आवाज़ आपकी इधर उधर से आ रही होगी, बट आप उसको ही टारगेट कर रहे होगे जो आपको फोकस में आपके जो आना चाहिए, लाइक तो हियरिंग और लिसनिंग का दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले समझ लेना। हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछे, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। जब आप कहीं बैठे हो तो आसपास की बहुत सारी आवाज़, लाइक आप बैठ के पढ़ रहे हो तो पंखे की आवाज़, फिर बाहर आपके घर वाले होंगे कुछ ना कुछ बातें करेंगे उनकी आवाज़, ये सब आ रही होगी, आपके कानों तक जा रही होगी। तो ये क्या है? हियरिंग, मतलब सुन रहे हो बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज़ पे। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो लिसनिंग क्या होता है? जब जो आवाज़ आपके कानों तक जा रही है और आप उस पर ध्यान देते हो। क्यों? ताकि आप उसको समझ पाओ कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो होती है लिसनिंग। ठीक, तो हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है? अगर कोई भी आवाज़ कान में जा रही है तो ठीक है भाई, हियरिंग है, फोकस नहीं जा रहा हमारा। बस लिसनिंग क्या होता है? जब हम उस पर फोकस भी करने लग जाते हैं। वाई? टू अंडरस्टैंड, राइट? कॉन्सेप्ट है आपका इफेक्टिव लिसनिंग। हम लिसनिंग के भी ऊपर वाले लेवल की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप सुन रहे हो समझने के लिए, बट इफेक्टिवली सुन रहे हो। मतलब ये कि सुन तो रहे हैं समझने के लिए, बट वैसे ही समझने के लिए सुन रहे हैं जैसे सामने वाला कहना चाहता है, और उसको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे सुनने के बाद जो उसके कहने के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग इज द एबिलिटी टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, क्यों? ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि सामने वाला आपसे कह क्या रहा है, और रिस्पॉन्ड कर पाओ कि मतलब जैसे आपसे मेरी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हो, जैसे आप ये सुन रहे होगे क्योंकि पेपर में आना है। तो उसके बाद जैसे मैंने पूछा चलो बताओ क्या है इफेक्टिव लिसनिंग, आपने मुझे क्या किया? रिस्पॉन्ड भी कर दिया। ठीक, या मैंने फीडबैक मांगा बीच बीच में, समझ में आ रहा है नहीं, तो आपने रिस्पॉन्ड किया हाँ आ रहा है। ठीक, और जो मैंने आपसे कहा सुनने के बाद समझा, ठीक, बट अगर आप उसको रिमेंबर भी करोगे, याद भी रखोगे, और जब आपसे फ्यूचर में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस आएगी तो आप बता भी पाओगे कि सामने वाले ने मुझसे ये चीज़ें कही थी, इसका मतलब ये था, वो होगी इफेक्टिव लिसनिंग। मतलब याद भी रखना है आपको, रिमेंबर भी करना है कि स्पीकर क्या कह रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट हेयरिंग वर्ड, सिर्फ शब्दों को सुनना ही नहीं है, बट एक्टिवली अटेंशन पे करना है आपको कि मैसेज क्या है और मैसेज के पीछे वो क्या बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी इफेक्टिव लिसनिंग। सिंपल वर्ड्स में कोट करो तो कह दोगे कि इफेक्टिव लिसनिंग मतलब लिसनिंग विथ फुल अटेंशन। इफेक्टिव है ना? इफेक्टिव है ना? तो इफेक्टिव कब होगी? जब आप सुनोगे, वो भी पूरे अटेंशन के साथ। ठीक है, पूरा फोकस दोगे चीज़ों को समझने में और बिल्कुल सही तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे जो आपको करना चाहिए था।
ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी इफेक्टिव लिसनिंग। जैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस मीटिंग में एक मैनेजर सुनता है, समझता है, जैसे कस्टमर आया मान लो कंप्लेन करने, वो बिल्कुल सही से सुनेगा कि कस्टमर मेरा कहना क्या चाह रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसके शब्दों के पीछे वो क्या उसके इमोशन छुपे हैं जो मुझे समझना चाहिए, और फिर मैं उसको क्या करूँगा, फिर मैं उसको सल्यूशन दूंगा, ठीक, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम इफेक्टिवली सॉल्व हो जाए। तो दिस इज योर इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। अगर बेटा ये क्लियर हो गया होगा ना, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको जस्ट पता चल गया कि आखिरकार ये होता क्यों है, क्या मीनिंग है इसकी, ठीक है। तो पहली बात है, जब अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पहली इंपॉर्टेंट। जब आप सुनते केयरफुली हो तब आप अंडरस्टैंड भी कर पाते हो मैसेज। आपके घर वाले आपको डांटते होंगे, है ना, किसी किसी चीज़ को लेके आप पढ़ते नहीं होगे तो आपको डांटते होंगे, तो आप वहाँ पे इफेक्टिव लिसनिंग करते हो या हेयरिंग करते हो? ऑफ कोर्स आप हेयरिंग करते हो, सुन के कहते नहीं अरे एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, वो क्या है, आप समझने के लिए थोड़ी ना वो सुन रहे हो, आप बस सुन रहे हो क्योंकि आपको चिल्लाया जा रहा है तो सुन लिया, क्योंकि सुनना पड़ रहा है, नहीं सुनेंगे तो थप्पड़ भी खाने पड़ जाएंगे, तो वो नहीं है आपकी लिसनिंग, ठीक है। वो वाली लिसनिंग आपकी लिसनिंग नहीं है, वो आपकी हेयरिंग है। तो जब आप अच्छे से सुनोगे तो आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है, कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसके पीछे क्या मतलब छुपा है जो मुझे समझना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपके जब सामने वाले को पता है कि आप सुनते हो, सही से समझते हो, फिर उसको रिस्पॉन्ड भी करते हो, तो क्या होगा, तो यही तो होगा ना कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। गुड लिसनिंग क्रिएट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपकी टीम आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रही है, अगर आप अच्छे से सुनोगे तभी वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। कहते नहीं कि यार इनसे बात मत करो, ये सुनते नहीं हैं, ये समझते नहीं है, सुनते हैं समझते नहीं हैं, मतलब वो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं करते हैं, ठीक। तो अगर आप सुनेंगे अच्छे से, समझेंगे, तो सामने वाला आपसे बात भी कहने आएगा और आप पे ट्रस्ट करेगा, और रिलेशनशिप आपके उसके साथ क्या होंगे, अच्छे होंगे। और बिजनेस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सामने वाले पार्टीज़ का, लाइक इफ़ यू आर अ सुपरवाइजर और यू आर डूइंग द सुपरविजन, देन जो आपके अंडर में है आप उनको अच्छे से समझा पाओ, उनको अच्छे से सुन पाओ, और खुद भी उनको ऐसे करो, समझाओ कि वो भी सुने और रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ठीक है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, लिसनिंग गिव्स करंट इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। सुनोगे अच्छे से तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें समझ में आएगी कि क्या सामने वाला बोल रहा है, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन अच्छे ले पाओगे। सुनोगे ही नहीं, समझ में ही नहीं आए तो डिसीजन क्या ही लोगे, जो मन में आएगा वो करोगे। फिर तो सुनना है अच्छे से ताकि डिसीजन वगैरह ले पाएँ हम। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस है लिसनिंग का। आपका मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि जब आप सुनते हो तो सामने वाले की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, क्या हमें करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो चांस है ना मिसकम्युनिकेशन के, मिसकम्युनिकेशन मतलब कि गलत हो सकता है मेरा उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने जो बोला मैंने वो नहीं समझा, तो वो नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, क्योंकि सुना नहीं था। तो अगर आप अच्छे से सुनते हो तो वो कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो जाती है और आप गलत नहीं समझोगे। Encourage participation. When people feel listened to, they contribute more ideas. जैसे आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपसे बोला गया अपने अपने आइडियाज़ दीजिए, अपने अपने व्यू पॉइंट रखिए कि सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है। अब आपने पॉइंट रखा उछल उछल के, सर मैं बताऊँ ऐसे करना है वैसे करना है, आपको उन्होंने सुना तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं सुना फिर क्या लगेगा, अरे यार तो सुनते नहीं है, मैं अपने पॉइंट नहीं रखूँगा, सुनेंगे नहीं तो क्या रखने की ज़रूरत है। ऐसे होता है बहुत बार। तो अगर आप सुनोगे ना तो पार्टिसिपेशन इनकरेज कर पाओगे, वो आपसे बात कहेंगे। इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग इंप्रूव करता है। लिसनिंग इज द की टू गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स आप जब सुनते हो ना तो कुछ सीखते हो, कुछ नया आपको पता चलता है। लाइक कॉन्फ्रेंस सेमिनार सब क्यों होते हैं, वहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो आपको बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो आपको नहीं पता होता है, तो आप सुन के समझते हो, नई नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। तो ये सब क्या है, ये सब आपके इफेक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि बैरियर्स क्या है इफेक्टिव लिसनिंग को। आप सुन तो चलो ठीक है, हमने अच्छे से सुना समझा तो हमारे बहुत फ़ायदे हो गए हैं,
जो हमने समझ लिए। अब आता है कि कौन कौन सी ऐसे बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं जो मेरी इफेक्टिव लिसनिंग को नहीं होने देते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हैं, मतलब प्रॉब्लम ला देते हैं इफेक्टिव लिसनिंग में। तो वो कौन कौन सी हैं? पहला है फिजिकल बैरियर्स। मान लो आप सुनने की बहुत कोशिश कर रहे हो, जैसे आप ये वीडियो देखने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आपका छोटा भाई आके चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्या होगा? आप नहीं समझ पाओगे, चाह के भी नहीं सुन पाओगे। तो उसने क्या किया, एक बैरियर क्रिएट कर दिया आपकी लिसनिंग में, एक प्रॉब्लम डाल दी, एक बाधा डाल दी कि आप अब अच्छे से नहीं सुन पाओगे। तो जैसे जो फिजिकल बैरियर है लाइक नॉइज, डिस्टेंस, पुअर ऑडियो, ये सब लिसनिंग को डिफिकल्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सुनना चाह रहे हैं बट इतनी आवाज़ हो रही कि हमारा ध्यान उधर चला जा रहा है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, स्ट्रेस, एंगर, इमोशनल डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब गुस्से में आते हैं तो कुछ नहीं सुनते, कहते हैं अरे इनको गुस्सा आ रहे, कुछ नहीं सुनेंगे, या ये चिंता में, इसको तुम कुछ भी समझाओ ये नहीं समझेगा यार, इसको कुछ नहीं आप समझ में आएगा, इसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ये क्या है? यही तो है कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस है आपका, उसकी वजह से आपका एक बैरियर आ गया साइकोलॉजिकल लेवल पे कि अब आप नहीं समझ पा रहे हो बिकॉज ऑफ द एंगर, स्ट्रेस एंड ऑल। नेक्स्ट इज prejudice and bias. If listener already has negative opinion, जैसे मान लो आप मुझसे कुछ कहने आ रहे हो और मेरा ऑलरेडी आपके ऊपर लेके नेगेटिव ओपिनियन, अरे ये तो बिल्कुल बकवास आइडियाज़ देते हैं, तो फिर मैं आपकी बात, आप अच्छा भी दोगे ना, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा वो प्री कंसेप्शन बन के रखा है आपको लेके कि आप एकदम बेकार की बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी है तो भी बैरियर आ जाएगा, आप सही से नहीं सुनोगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई कुछ बोल रहा है, टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको बोरिंग लग रहा है, अरे क्या है यार, तो फिर भी आपका लिसनिंग इफेक्ट होगा। पुअर लैंग्वेज, वोकैबुलरी मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स, सामने वाला कोई ऐसे वर्ड्स बोला जो आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं, या उसका एक्सेंट ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी जब समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या ही सुनोगे। ये तो होता ही है ना, आपके साथ भी होता है, जब भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, आपको बोरिंग लगता है और आप नहीं समझ पाते हो, नहीं समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि सुनने का मन भी नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट इज इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। जैसे फ़ोन कॉल आ गया, साइड टॉक हो गई, मल्टी टास्किंग, ब्रेक अटेंशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप मीटिंग में हो और एकदम से आपका फ़ोन क्या कर जाए, बज जाए, आपका जो सुन रहे होगे ना उधर, तुरंत कहाँ जाएगा ध्यान? फ़ोन पे, कि फ़ोन आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा है अभी, बट मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी नहीं डिस्ट्रैक्ट होना चाह रही हूँ। तो अगर आप मोबाइल चेक करने लग जाओगे, जैसे आपको टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस टाइम, तो फिर क्या होगा, लिसन नहीं कर पाओगे सही से, इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक। सेलेक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग क्या? लिसनिंग ओनली व्हाट यू वांट टू हियर एंड इग्नोरिंग द रेस्ट। सेलेक्टिव लिसनिंग मतलब अगर आप सिर्फ वो सुनना चाहोगे जो आपको मज़ा आ रही है सुनने में, और बाकी जो कुछ कह रहा है वो इग्नोर कर दोगे। जैसे क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी तारीफ़ हो रही होती है तो वो कहते हैं हाँ हमें सुनना है कि मेरी क्या तारीफ़ हो रही है, या मेरी चुगली हो रही है तो मुझे सुनना है, और बाकी जब कोई काम की बातें हो रही है अरे ये सब नहीं सुनना है मैं। तो क्या कर दिया उन्होंने, सेलेक्टिव लिसनिंग कर दी, कि वो जो उनको सुनना है वो सुनेंगे, बाकी वो इग्नोर कर देंगे। लाइक एम्प्लॉय हियरिंग बोनस बट इग्नोरिंग कंडीशन अप्लाई। बॉस ने बोला बोनस मिलेगा, एम्प्लॉयज़ एकदम एक्साइटमेंट में सुनने लगे, हाँ हाँ कैसे मिलेगा ये, और जब उसने कहा कि कंडीशन है इस पर कुछ, आपको ये करना होगा तो मिलेगा, तो अरे जाओ यार ये कौन सुन रहा है, ठीक है, अरे रहने दो, फिर रहने दो। तो मतलब सेलेक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग इन द सेंस जो मुझे सुनना है मैं वो सुनूंगी, और जो मुझे नहीं सुनना है मैं उसको इग्नोर करूंगी। तो जब इग्नोर ही कर दिया है आपने, तो वो क्या इफेक्टिव लिसनिंग हो जाएगी? क्या आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा, समझ पाओगे जो सामने वाला कह रहा था? नहीं, क्योंकि जो समझने के लिए था वो तो आपने इग्नोर करके बैठे हो, और जो नहीं समझना था मान लो, या ठीक भी था, तो वही आपने बस सुना है, लिमिटेड सुना है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि ठीक है मैम बड़ी बैरियर्स हैं, तो अब आप बताइए कि हम अपनी लिसनिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि अभी आप भी इस स्टेज में हो, या इन फ्यूचर भी आप मैनेजर की पोस्ट में जाते हो या जिस भी पोस्ट में काम करते हो, लिसनिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो क्या टिप्स रहेंगी जिससे आप अपनी लिसनिंग को और अच्छा बना सकते हो? तो देखो, पहला है पे फुल अटेंशन, पूरा ध्यान दो, सामने वाला क्या कह रहा है, स्पीकर क्या कह रहा है, उस पर पूरा फोकस करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उसका मीनिंग क्या है और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक। जैसे उसमें बैरियर में भी यही था,
लैक ऑफ अटेंशन। तो आप रिलेट भी कर सकते हो, दोनों चीज़ों को रिलेट करके एक भी पॉइंट किसी की याद करके जाने करके जाओ, उसको घुमा के लिखना, इतना आपके अंदर अब आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेन आई कांटेक्ट। जब आप सुनते हो सामने वाले से आई कांटेक्ट, उससे इंगेज करो। इससे क्या होगा, पहली बात तो आप एक्टिव रहोगे क्योंकि आप इंगेज कर रहे हो, तो लैक ये नहीं होगा कि आप डाइवर्ट हो जाओ टॉपिक से, ठीक, इंगेज हो पाओगे। और दूसरा है कि रिस्पेक्ट भी शो करता है। जब आप सामने वाले को देख के उसकी बातें सुनते हो तो सामने वाले को लगता है वो बहुत फोकस के साथ मुझे सुन रहा है, उसको इंटरेस्ट है, तो वो आप पे और ध्यान देगा और आप उससे इंगेज भी करो, ठीक। नेक्स्ट इज अवॉइड इंटरप्टिंग। जब स्पीकर कुछ बोल रहा है तो आप बीच बीच में कूदो मत कि अरे सर, अरे मैं, अरे नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप पहले सुनिए वो क्या कह रहा है, जब वो कहे कि हाँ अब आप बताइए तो आप बोलिए, ठीक। इससे लिसनिंग अच्छी होगी। बीच बीच में तुम बोलते रहोगे ना, रोकते रहोगे ना, तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो भी अपनी बात नहीं कंप्लीट कर पाएगा, वो भी कहीं भटक जाएगा अपने टॉपिक से, और आप तो खैर महान हो ही, आप तो चाह ही रहे हो कि मेरे हिसाब से चीज़ें चल जाएं, तो वो नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट इज शो इंटरेस्ट। जैसे होता नहीं है आपके टीचर जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे जो पढ़ते वढ़ते नहीं है वो कहते हैं, वो नाटक में कहते हैं यस सर, यस सर, ओके सर, यस सर, और जब उनके नंबर देखे जाते हैं तो सबसे पीछे वही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहे होते हैं बट होते नहीं हैं, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं होना, आपको इंटरेस्ट शो करना। आप जैसे जेस्चर्स करो, यस बोलो, सर हिलाओ, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप अच्छे से सुन रहे हो, और सही में आप अच्छे से सुनो भी है। ऐसा नहीं कि सामने अलग लगाओ जैसे वो बच्चे लगाते हैं। आस्क क्वेश्चन, डाउट्स पूछो, क्लैरिफाई डाउट टू इंश्योर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई आप सामने वाला बता रहा है, आप सुन रहे हो, बट आपके माइंड में कोई डाउट आया तो इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक। वो पॉइंट से क्लैश नहीं करेंगे, इंटरप्ट नहीं करो, बात कंप्लीट करने दो। उसके बाद जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उसको पूछो, फिर वो जो डाउट क्लियर करे उसको भी सुनो, और फिर आपकी लिसनिंग इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल इमोशंस एंड बायस। लिसन विद एन ओपन माइंड विदाउट जजिंग। जैसे कुछ लोग मैनेजर वगैरह से रखाए रहते हैं, तो जब वो बोलता है तो ओपन माइंड से नहीं सुनते, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो अपने फेवरेट्स वालों को ही देंगे। बट ऐसा आपको नहीं करना, आपको ओपन माइंड के साथ सुनना है। आपको अपने इमोशंस को देखिए कंट्रोल में रखना है, किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि बेटा जज करते हुए सुनना चाहोगे ना तो नहीं सुन पाओगे, क्योंकि दिमाग में कुछ और ही चलेगा, फिर वो नहीं समझोगे तुम, ठीक है। नोट्स लो, देखा होगा बहुत सारे लोग की पॉइंट वगैरह जब सुनते हैं कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जाते हैं तो नोट्स लेते रहते हैं। क्यों? ताकि वो फ्यूचर में देख के याद आ जाएगा उनको कि सामने वाले ने क्या कहा था। गिव फीडबैक, समराइज एंड रिपीट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी उसने बोला है उसको अपने एंड पे समराइज करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ कि सर आपने मुझे ये बताया, ये पॉइंट है, ताकि आप ये कंफर्म कर पाओ कि आप सही से समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। सेइंग सो द मीटिंग इज एट 11 AM, राइट। जैसे बॉस ने आपको बताया था कि मीटिंग 11 बजे करेंगे, ये टॉपिक पर डिस्कशन होना है, आप लोग अपने अपने रिपोर्ट्स लेके आइए, हम लोग बैठ के आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपने सुना समझा, फिर आपने क्या कहा, फिर एक बार कंफर्म कर लिया कि सर मीटिंग 11 बजे ही है ना, 11 बजे सुबह ही है ना, तो उन्होंने बोला हाँ, इसका मतलब आपने सही से सुना था, तो लिसनिंग क्या थी, इफेक्टिव थी। ओके, क्लियर हुआ। सो लिसनिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा है जो लाइफ से जुड़ा हुआ है। लिसनिंग इफेक्टिव कब होगी, हेयरिंग बताया मैंने, क्या अंतर है लिसनिंग में, हेयरिंग में, इफेक्टिव लिसनिंग एडवांस और कैसे हो गई, क्या बैरियर्स हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या टिप्स हैं जिससे अपनी लिसनिंग को अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी, तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, वो कम्युनिकेशन जो या तो ओरल या रिटन वर्ड्स के थ्रू हो, ठीक, या तो बोल के बात करोगे या तो लिख के अपनी जो भी फीलिंग थॉट्स है उसको शेयर करोगे, वो क्या होगा, वर्बल, ठीक। नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल मतलब जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, बट ना तो आप उससे बोल के वो बात रखोगे, ना ही आप उसको लिख के वो बात कम्युनिकेट करोगे, तो फिर करेंगे कैसे, तो फिर आप करोगे अपने जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ठीक। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड
but through body movement, gesture, facial expression, tone, appearance and space. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिस पे आप मैसेज को सेंड करते हो और रिसीव करते हो बिना वर्ड्स को, बिना शब्दों को यूज करे, मतलब ना बोलोगे ना लिख के बताओगे, करोगे कैसे? बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे आप लोग क्या करते हो, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और आपको बोलना है अपने दोस्त से कि चलो बाहर चलते हैं, बहुत बोर हो रहा है, तो क्या करते हो? बोलोगे नहीं, लिखते भी नहीं हो, ऐसे ही इशारा करते हो, अरे चलते हैं यार, बेकार करते हो ना। तो ये क्या है? ये आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे आपके टीचर आते हैं और अपने पेपर में ख़राब क्या होता है तो गुस्से में देखते हैं आपको, आप समझ जाते हो कि अरे मेरा नंबर मतलब कम आए हैं, तभी मेरे को गुस्से से देख रहे हैं। और आप जब आप किसी की फ्रेंड की तारीफ़ करते हो और बोलना नहीं होता आपको, तो ऐसे ऐसे खुश होके करते हो ना, तो ये सब क्या है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस और स्पेस, लाइक डिस्टेंस। जैसे किसी से गुस्सा होता है तो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, सामने वाला समझ जाता है कि हमसे इन्होंने रखाया हुआ है, ठीक? ओके, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग थ्रू एक्शंस, नॉट वर्ड। ओके, लाइक अ स्माइल शोज फ्रेंडलीनेस विदाउट सेइंग अ वर्ड। अगर आप किसी को देख के स्माइल कर रहे हो, वो आपसे एक पॉजिटिव उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, दिखाएगा कि हाँ यस यू आर अ फ्रेंडली नेचर, भले ही आपको बोलना नहीं कि आई एम वेरी फ्रेंडली, वो समझ में आएगा। नोडिंग द हेड मीन यस, जो आप सर हिलाते हो, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, यस समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग आर्म, जब आपको कोई टीचर गुस्से में या ऐसे, तो आप या दोस्तों में ऐसे बैठ जाते हो, मतलब आर्म क्लोज कर लेते हो और दिखाते हो कि नहीं मैं रेसिस्टेंट शो कर रहा हूँ, मुझ में गुस्से में हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब बेटा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके हैं। तो टाइप्स की बात कर लेते हैं, जो मीनिंग में तुमने समझा कि वर्ड से नहीं करेंगे, ठीक है, लिख के नहीं, ओरली नहीं करना है हमें बात, हमें एक्शंस के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पेस एंड ऑल के थ्रू क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। ओके, तो आता है आपका टाइप्स क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो पहला टाइप है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब द फेस इज द मोस्ट पावरफुल वे टू शो इमोशन। आपका जो ये चेहरा है ना, ये बहुत सारे इमोशंस शो कर देता है, बहुत सारी बातें आपका ये जो चेहरा है वो करता है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है। आप गुस्से में जब अपनी भावें जो हैं वो उचकाते हो, वो क्या है? वो भी बता रहा है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। जब आप रोते हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं मैं रो रहा हूँ, वो शो होता है। आप स्माइल करते हो, वो फ्रेंडलीनेस वो ऑलरेडी शो हो जाती कि आप खुश हो, ठीक है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आपके जो फेस है वो काफ़ी कुछ कहता है। इसलिए कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। सुना होगा थॉट, क्यों है? क्योंकि जो आपके मन में चल रहा है ना, वो आपके चेहरे में नज़र आता है। खुश हो चेहरे में है, दुखी हो चेहरे में है, क्या करना चाह रहे हो वो सब समझ में आ जाता है। तो अ टीचर स्माइल इनकरेज स्टूडेंट व्हाइल अ स्ट्रिक्ट लुक शो डिसअप्रूव। जैसे आपका टीचर जब आपको स्माइल करके ट्रीट कर रहा है, आप समझ जाते हो कि टीचर जो है वो खुश है और हम सही कर रहे हैं, तो हमें कर रहा है कि हाँ इनकरेज कर रहा है कि हाँ सही है सही है। और जब वो गुस्सा करना है, उसका फेस एक्सप्रेशन एकदम गुस्से वाला बन जाता है, तो समझ जाते हो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो टीचर जो है ना गुस्सा आ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, रुक जाना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज जेस्चर। जेस्चर्स मतलब क्या? जेस्चर्स मतलब हैंड्स के मूवमेंट्स, आर्म्स के मूवमेंट, फिंगर्स के मूवमेंट जो मीनिंग कन्वे करते हैं। लाइक बाय बोलते हो आप, बाय बोलने की ज़रूरत नहीं, आप हैंड वेव करते हो, सामने वाला समझ जाता है। जाते समय हैंड वेव किया, समझ जाता है बाय। आ रहा है तो कर रहे हो, समझ जाता है हाय, है ना। थम्स अप शो करते हो मतलब गुड। फिंगर पॉइंट करते हो कि वो, तो समझ आता है आप उसको वो दिखाना चाह रहे हो। तो मतलब क्या? मतलब जो आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं, हैंड के, फिंगर्स के, आर्म्स के, ये जो जेस्चर्स हैं आपके, ये भी क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, आप इनके थ्रू मीनिंग सामने वाले को कन्वे कर सकते हो, और सामने वाला जो कह रहा है इनके थ्रू वो आप समझ सकते हो, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग इज देयर। नेक्स्ट इज पॉस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। हाउ अ पर्सन स्टैंड, वॉक, सिट शोज एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। आप कैसे वॉक करते हो, कैसे बैठते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपका एटीट्यूड दिखाता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई आता है और बहुत ही
एटीट्यूड में आके गुस्से में ऐसे बैठ जाता, दिखाता है कि आई एम द बॉस, तो आपको समझ में आता है कि उसका एटीट्यूड क्या है। और कोई आता है नॉर्मल, आराम से सबको स्माइल देते हुए, ग्रीट करते हुए बैठता है, आप समझ जाते हो कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। कंपेयर क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे हमें पता चल रहा है कि वो किस तरीके का है। मतलब उसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम लाइक दिस, हम उसको बिना उसके ही कहे उसके बॉडी मूवमेंट पॉस्चर्स को जज कर लेते हैं। अब जैसे जो ये मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये सब कॉन्टेस्ट होते हैं, यहाँ पे ये सब बहुत चेक होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपके जब वो कराए जाते हैं फ़ोटोशूट, तो वहाँ पे वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, बॉडी लैंग्वेज। और जो ये स्टडी करते हैं ना, कभी इनके इंटरव्यूज़ देखना, तो ये सेलिब्रिटीज़ कब कहाँ नर्वस हो रहे थे वो उनकी बॉडी मूवमेंट्स या बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं कि इन्होंने हाथ ऐसे रखा है ना, शी वॉज नर्वस, क्योंकि जो हाथ ऐसे रखते हैं तो फिर नर्वसनेस शो होती है। या इन्होंने ऐसे बैठे हुए थे ना, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। तो कभी देखना इंटरव्यू, आपको समझ में आएगा कि वो कैसे स्टडी करते हैं। वो स्टडी ही करते हैं बॉडी मूवमेंट से कि आपके माइंड में क्या चल रहा था। तो जो आप जैसे पर्सन बैठता है ये वो, तो वो बताता है, ठीक है। सिटिंग स्ट्रेट इन अ इंटरव्यू शोज कॉन्फिडेंस, स्लाउचिंग शो डिसइंटरेस्ट। जैसे आप इंटरव्यू में स्ट्रेट बैठे हो कॉन्फिडेंटली, तो दिखाएगा कि हाँ यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एक्टिव इनफ एंड यू आर एंगेजिंग, राइट। बट अगर आप ऐसे बैठे हो लटके हुए मुंह और अपने शरीर को आगे कर ले रहे हो, लटक जा रहे हो पूरा टेबल में, समझ जा रहा है भाई इसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, ये बस यहाँ पे टाइम पास करने हैं। नेक्स्ट इज आई कांटेक्ट। आपकी आईज भी काफ़ी कुछ कहती हैं, ठीक है। मतलब आपकी आईज क्या करती हैं, जैसे अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप कांटेक्ट कर रहे होगे, आई कांटेक्ट बनाए होगे, तो मतलब अटेंशन दे रहे हो। आपकी आईज आपका कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। टू मच और टू लिटिल आई कांटेक्ट कैन सेंड द रॉन्ग मैसेज। अगर ज़्यादा ही आई कांटेक्ट करने लग जाओगे तब भी रॉन्ग मैसेज जाएगा कि मतलब घूर रहे हैं, हाँ ऐसा भी क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये हमें आँख दिखा रहे हैं। कहते नहीं अरे आँख मत दिखाओ मुझे, वो क्या है आँख मत दिखाओ, मतलब उनको लगता है कि आप गुस्से में उनको वो एक लुक दे रहे हैं कि मतलब हमको बहुत ख़राब लग रहा है जो तुम बोल रहे हो और बस बंद कर लो, है ना। तो इतना भी मत आई कांटेक्ट करने लग जाना कि कहा था मैम ने कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस शो करता है, बेटा करो लिमिटेड मतलब जब रिक्वायरमेंट है करिए, देन स्विच, देन समझ गए हो, तो वैसे होना चाहिए ना, रॉन्ग मैसेज चला जाता है। एग्जाम्पल इन अ बिजनेस गुड आई कॉन्टैक्ट बिल्ड्स ट्रस्ट, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट मीन्स यू आर डिसऑनर्ड। अगर आप आई कॉन्टैक्ट करते हो बिजनेस में तो सही है, आप इंगेजिंग हो, ऑनेस्ट हो, और अगर आप नहीं करते हो तो बिजनेस में माना जाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉक एंड आप डिसऑनेस्ट भी हो, तभी आंखें चुरा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टच। टच कम्युनिकेट इमोशन लाइक अफेक्शन, इंकरेजमेंट और अथॉरिटी। जैसे आपने एक अच्छा सा हैंडशेक किया तो वो दिखाता है कि यू हैव डन द प्रोफेशनल हैंडशेक। जब कोई अच्छा करता है आप उसको शाबाशी देते हो, पैट करते हो एट द बैक, तो ये जो आपके टच से जो है वो भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, यू हैव डन द बेस्ट जॉब, आपने बस पैट कर दिया, सामने वाला समझ गया कि आप उससे खुश हो। नेक्स्ट इज स्पेस, जो आपका डिस्टेंस है लोगों के साथ कम्युनिकेशन के दौरान, वो भी बताता है कि आपका किस टाइप का रिलेशनशिप है उनके साथ। स्टैंडिंग क्लोज टू फ्रेंड्स शोज इंटीमेसी, कीपिंग डिस्टेंस इन ऑफिस मीटिंग शोज फॉर्मेलिटी। जैसे आपने दोस्त में होते हो तो एक दूसरे के गले में हाथ डाल के कंफर्टेबल होके बैठते हो, ठीक है, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि आप लोग सब दोस्त हो, है ना, आप लोग के अच्छे संबंध है, रिलेशन है। बट वही चीज़ अब मान लो आप मीटिंग में वो बॉस के साथ करने लग जाओगे तो वो तुमको उसी दिन वहाँ से निकालेगा कि मतलब ये फॉर्मल मीटिंग चल रही थी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं और आप वहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट करें, आई एम योर फ्रेंड, ऑफ कोर्स नॉट। तो वो क्या है, वो दिखा रहा है कि जो आपका स्पेस है वो बताता है कि आपका सामने वाले के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कम्युनिकेट करता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपीयरेंस, क्लोथ, हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग क्रिएट अ इम्प्रेशन बिफोर वर्ड्स आर स्पोकन। जब आपके सामने कोई पर्सन आता है आप कैसे जज करते हो, वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसकी ग्रूमिंग कैसी है, वो एक आपका बनाता है फर्स्ट लुक। अ पर्सन इन फॉर्मल ड्रेस लुक प्रोफेशनल, कैजुअल ड्रेस एट वर्क लुक केयरलेस। जैसे मान लो आप ऑफिस पे हो, बिग 4 में हो आप, ठीक है, KPMG ले लो, डेलॉयट ले लो, कहीं पे भी काम कर रहे हो आप, तो जब आप गए पहली बार आपने देखा कि बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा वर्किंग कल्चर है और ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं। मान लो कोई सामने से आ रहा है,
और लोअर ओवर डाले हैं, बेकार सी टी शर्ट पहने, तो आपको ये लग रहा है ये तो बिल्कुल कैजुअल आ गए हैं, इनको तो बिल्कुल सेंस ही नहीं है, ही इज़ वेरी केयरलेस, इनको तो टाइम भी नहीं है। तो जो उनका अपीयरेंस होगा ना वो भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करेगा, और जो आप सोचोगे उसके बारे में भले ही वो आपको बताएंगे नहीं कि आई एम केयरलेस, बट यू कैन जज। नेक्स्ट इज पैरा लैंग्वेज, मतलब जो वॉइस है आपकी, उसकी टोन, उसकी पिच, उसकी स्पीड, उसकी वॉल्यूम भी एक्स्ट्रा मीनिंग कन्वे करती है। जैसे आपकी मम्मी जब आप पे गुस्सा करती हैं तो उनकी टोन हाई होती है या लो होती है, या उनकी पिच हाई है या लो है, वो मतलब बहुत तेज से बोलेंगे आपसे, और जब उनको आपसे काम होता है तो वो कैसे बोलते हैं, बहुत आराम से। आप भी यही करते हो, आप तो बिल्कुल ही यही करते हो। तो जो आपकी पिच है ना वो बता रही होती है कि आप किस मूड में हो, या आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले के साथ। जैसे गुस्से में होते हो तो अब तुम चिल्ला के बोलते हो, नॉर्मल होते हो तो नॉर्मल बोलते हो, तो चिल्लाते नहीं हो तुम, ठीक है। जैसे मैं बढ़ा रही हूँ आपको, तो मुझे लग रहा है जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा हेयरिंग एंड लिसनिंग में डिफरेंस है, तो जो मेरा ये तरीका ना, जो कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने और एम्फसाइज किया, नॉन इम्पॉर्टेंट मैंने धीरे रखा, तो ये भी आपका बहुत चीज़ कम्युनिकेट करता है। सेइंग सॉरी इन सॉफ्ट वॉइस शोज सिंसियरिटी एंड सेइंग इन रूड टोन शोज एंगर। ऐसा होता नहीं कि कभी आपने कहा, आपके पेरेंट्स कहते हैं चाचा का लड़का आया, तुमने उससे बदतमीजी की, सॉरी बोलो उसको, सॉरी बोलो भैया को, तो आप जब ऐठन में होते हो ना तो आप क्या बोलते हो, सॉरी। बट आप तो ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि आप रूड हो, है ना, ये दिखा देता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं इनसे बेकार तरीके से बात करूँ, समझ में आ रहा है कि आप ये कर रहे हैं। आप पोलाइटली बोलते हैं कि सॉरी भैया मुझसे गलती हो गई, मैं आगे नहीं करूँगा, समझ में आता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जो बेटा आपकी वॉइस है ना, आपकी टोन, पिच, ये सब भी आपका मीनिंग जो आप कहना चाहते हो सामने वाले को वो कन्वे कर देता है, आपको बोलने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब आप ना वर्ड यूज़ करोगे, वर्ड्स इन द सेंस, ना ओरल कम्युनिकेशन करोगे और ना ही रिटन करोगे। कैसे करने का तरीका आपका एक ही है कि आप नॉन वर्बल चीज़ें यूज़ करोगे। अब नॉन वर्बल में आता क्या क्या है, नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर, अपीयरेंस, स्पेस, टच, सिंबल, साइंस, इन सब को यूज़ करके जब कम्युनिकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके ओके, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, हो सकता है मीनिंग और टाइप से आए या एडवांटेज या डिसएडवांटेज से आए। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके एडवांटेज है। पहला है कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मान लो आप बोल रहे हो और बोलने के साथ साथ आप एक्सप्रेशन भी वैसे ही दे रहे हो, मूवमेंट्स भी हैंड के वैसे ही कर रहे हो, तो क्या होगा, जो आपका कम्युनिकेशन है ना वर्बल, उसको ये सपोर्ट कर देगा। जैसे कि आप गुस्से में हो और आपके चेहरे में भी वो गुस्सा झलक रहा है, तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। मान लो आप, जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, हम नहीं रो रहे हैं, और वो आंसू टपका रहे हैं और बोल रहे हैं हम नहीं रो रहे हैं, हम नहीं रो रहे हैं, तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, कर कुछ और रहा है, कह कुछ और रहे हो, ठीक। तो सपोर्ट करता है, कम्प्लीमेंट करता है, जो आप कह रहे हो क्या वो ऐसा है या नहीं है, ठीक। तो ऐड मीनिंग्स टू द स्पोकन वर्ड, अ टीचर एक्सप्लेनिंग विथ हैंड जेस्चर मेक कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कहीं कहीं क्या कर रही हूँ, अपने हैंड्स की मूवमेंट कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका फोकस और आएगा, तो आपको और समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेसेस इमोशंस ईजली। इमोशंस ईजली एक्सप्रेस कर सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स, जो भी आपकी खुशी है, सैडनेस है, एंगर है, वो दिख सकता है, बिना आप बोलो मत, वो समझ में आएगा आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक। बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कैसे मूड में हो वो आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी। क्विक एंड पावरफुल, नॉन वर्बल साइंस जो है शब्दों से ज़्यादा फास्ट होते हैं। बाय बोलने में समय लगेगा लेकिन हैंड वेव तुरंत कर सकते हो, तो फास्ट है। यूजफुल वेयर लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट, मान लो आपको किसी के साथ बात करना है, वो आपको उसकी भाषा नहीं आती, तो आप इशारों से उससे बात कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना। तो जेस्चर एक्सप्रेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के लोग उसको समझ सकते हैं। थम्स अप सबको समझ में आएगा, इट्स फॉर अप्रूवल, है ना, तो ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट है क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है, आप कैसे दिखते हो, आपका पॉस्चर कैसा है, आपका बात
आपका बात करने का तरीका नहीं बोलूँगी क्योंकि वो तो उधर चलाएगा, आपका बॉडी की लैंग्वेज क्या है, मतलब आपकी बॉडी की बात करने का तरीका कैसा है, ये सब क्या करता है, सामने वाले पे इन्फ्लुएंस डालता है कि वो आपको कैसे देखता है। लाइक अगर आप फॉर्मल ड्रेस होके आते हो इंटरव्यू में तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जमता है आपका कि आप मतलब प्रोफेशनली से टैकल करने आए हो, प्रोफेशनली यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, बिकॉज यू नो कहाँ आपको कैसे ड्रेसअप होना है। नेक्स्ट इज इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है बेटा, पहला है नो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फुल्ली एक्सप्लेन, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया आपको बोलना है तो फुली आप इससे जेस्चर्स के थ्रू नहीं समझा पाओगे, है ना, वहाँ पे आपको बोलना भी पड़ेगा। बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको बतानी, तो क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल हैंड जेस्चर क्या मतलब गूंगे मेरे सब वहाँ पे जो ऐसे कर रहे हो, नहीं ना, बोल रहे हैं ना सारे लोग, तो बोलना पड़ेगा वहाँ पे आपको, वो स्ट्रैटेजी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको वहाँ पे शब्दों को यूज़ करना होगा, रिटर्न में लिखना भी होगा, सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट जेस्चर डिफरेंटली, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जेस्चर्स को समझते हैं, ठीक, जैसे कि फोल्डिंग आर्म एक के लिए होगा कि अरे मैं तो कॉन्फिडेंस में हूँ, और दूसरा सोचेगा नहीं नहीं आप तो इग्नोर एरोगेंस दिखा रहे हैं हमें, बट वो कह रहे हैं नहीं मैं ऐसे बैठता हूँ जब मुझे कॉन्फिडेंस। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था स्कूल में, तो आई डोंट नो वो क्यों गलत लिया उन्होंने, सामने वाले ने लिया भाई, अब उनका ओपिनियन था, उनको ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो हुआ ये था, आई एम शेयरिंग द शॉर्ट स्टोरी, कि मैं स्कूल में मेरा सेक्शन चेंज हो गया था, और सेक्शन मेरे काफ़ी बार चेंज हो रहे थे, तो मुझे सेक्शन चेंज नहीं करना था, ऑफकोर्स मेरे दोस्त थे, और एकदम से दूसरे सेक्शन में जाना नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने ऑलरेडी एक पहले एडजस्ट किया हुआ था, तो फिर मतलब मैं गई प्रिंसिपल ऑफिस और आई वॉज नर्वस, तो नर्वसनेस में और उसमें कि मैम मेरा सेक्शन चेंज कर दिया, आई वॉज डूइंग दिस, है ना, मैं हाथ को ऐसे से कर रही थी और ऐसे से कर रही थी, उनको लगा कि मैं उनको एरोगेंस दिखा रही हूँ कि ये ऐसे नहीं होता है, वो उनको लगा मैं वैसे कर रही हूँ, बट वो वैसा सेंस नहीं था मेरा, मतलब ये ऐसे ऐसे था कि वॉज नर्वस मैम प्लीज़ कर दीजिए, ऐसा ऐसा था, और उनको लगा मैं गुस्से में ऐसे से कर रही हूँ, तो मतलब मेरे एक्सप्रेशन भी एकदम नर्वस वाले थे, पता नहीं उन्हें कैसा लगा, तो उन्होंने मुझे मतलब जाते जाते ये चीज़ बोली कि आपने ये जो आपका ये एटीट्यूड है ना, डोंट शो दिस टू मी अगेन। आई वॉज लाइक व्हाट ऐसा तो मैंने किया भी नहीं है जानबूझ के आपकी, ऐसे फिर मैंने मतलब कुछ समझाया नहीं, ऑफकोर्स आप समझा भी नहीं सकते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के बेटा चांस रहते हैं। देखो सामने वाला क्या समझ रहा है, आप उस जेस्चर को किस लिए कर रहे थे, हो सकता है वो ना समझ पाए एग्जैक्ट और वो मिसअंडरस्टैंड कर पाए, जैसे मेरी मैम कर गई थी प्रिंसिपल मैम, तो उससे ये एक उससे दिक्कत है, मतलब फिर वहाँ बोल ही दो आप, है ना। नेक्स्ट इज नो रिकॉर्ड, इट लीव नो प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये कोई फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रूफ नहीं रखता, मतलब ओरल जेस्चर कैन नॉट बी शोन लेटर इन द कोर्ट, जैसे कोर्ट में मान लो आपका मुद्दा फंस गया, तो आपने उससे जेस्चर्स के थ्रू बात की थी ना, तो उसमें आप क्या ही प्रूव कर पाओगे, वहाँ पे रिटर्न होता तो शायद आपके पास वो एविडेंस की तरह रहता, तो आप रख पाते कोर्ट में, वहाँ जेस्चर्स का क्या रिकॉर्ड दोगे। नेक्स्ट इज कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे कल्चर में डिफरेंट है तो वहाँ पे लोगों के लिए जेस्चर्स का मतलब ही अलग अलग है, आप यहाँ जेस्चर्स का, इस जेस्चर्स का मतलब मान लो कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है, तो फिर दिक्कत होगी। जैसे थम्स अप इंडिया में तो पॉजिटिव है बट बाकी सारे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे इसे नेगेटिव माना जाता है, तो फिर दिक्कत होगी। लिमिटेड यूज़ है, नॉट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, लिमिटेड यूज़ मतलब कि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है या थोड़ा लॉन्ग बड़ा कम्युनिकेशन, वहाँ सिर्फ जेस्चर्स पे आप बेस नहीं कर पाओगे। लाइक अकाउंटिंग फॉर्मूलाज आप बता रहे हो बच्चों को, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं हम आपको, और हम सिर्फ अकाउंट्स में जेस्चर्स के थ्रू बताएं बेटा, तो आप समझ पाओगे बेटा डेबिट क्रेडिट, तो आप सोचोगे अरे क्या ही चल रहा है, ऐसे ही नहीं समझ में आती है अकाउंट, सब तो और बेड़ा गर्क है, हो ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज को एक ग्लांस में देखते हैं। पहला था एडवांटेज में कि कंप्लीट वर्बल कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेस इमोशन ईजिली इमोशन एक्सप्रेस करोगे, क्विक हो जाता है, यूजफुल फॉर लैंग्वेज जहाँ पे भाषा में दिक्कत है दोनों को जेस्चर्स से समझा पाओगे, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, कैसे दिखते हो ना सामने वाला, उसी पे आपका ओपिनियन बनाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन बाई जेस्चर्स के थ्रू नहीं दे पाओगे, बोलना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क है, हो सकता है आप जेस्चर्स के थ्रू कुछ और सोच रहे हो करने को और वो कुछ और ही समझ जाएं। नो रिकॉर्ड,
कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, कल को कोर्ट में केस फंस गया तो वहाँ ये नहीं बताओगे इन्होंने ऐसे जेस्चर किया था। प्रूफ क्या है? कल्चरल डिफरेंस मतलब एक कल्चर का दूसरे कल्चर में अंतर है, मेरे यहाँ थम्स अप का मतलब कुछ और है, उनके यहाँ कुछ और है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। लिमिटेड यूज़, हर जगह जेस्चर्स नहीं यूज़ कर सकते हो, बड़ा कॉन्वर्सेशन है, टेक्निकल कॉन्वर्सेशन है तो बोलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है अब वो आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे पहले क्या समझा? इफेक्टिव लिसनिंग समझी, हाँ, मीनिंग समझा, इंपॉर्टेंस समझी और टिप्स समझ ली हमने, बैरियर समझे, 4 चीज़ समझी। एक क्वेश्चन आना है। नॉन वर्बल में क्या समझा? नॉन वर्बल में मीनिंग समझी, टाइप समझा और एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक क्वेश्चन इससे भी आना है बड़ा, तो क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मॉडर्न फॉर्म क्या? देखो बेटा, पहले क्या होता था, पहले जो मैंने भी सुना कि पहले ये होता था, वो ये होता था कि जो कबूतर होते थे उनके थ्रू चिट्ठी जाती थी और कोई किसी से बात करना होता था तो बहुत समय लग जाता था, है ना, साधन उतने नहीं थे, तो उस तरीके से होता था। फिर मोबाइल धीरे धीरे आया, ऐसा तो है नहीं एकदम से इंटरनेट आया, अरे समय लगा आने में। जब मैं छोटी थी तो टेलीफोन वगैरह होते थे। फिर हाँ, थोड़ी देर में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर उधर 3rd 4th में तो फिर फ़ोन आया छोटा नोकिया का, वही चलता था, है ना। इतना नेट वेट का कोई चलन वलन नहीं था लोगों की बातचीत में कि भाई हम वीडियो कॉल कर रहे हो, हम ये, अब तो ये सब है ना। तो ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन के मॉडर्न फॉर्म है, नए ज़माने के तरीके हैं। ठीक है, तो मॉडर्न कम्युनिकेशन रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट, स्मार्टफोन एंड डिजिटल टूल्स। अब आप क्या करते हो? स्मार्टफोन, डिजिटल टूल्स, इन सब का यूज़ करके क्या करते हो? अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ को दूसरे वाले पर्सन के साथ एक्सचेंज करते हो, है ना। इससे क्या होता है? फास्टर, इंटरैक्टिव एंड वाइडर। ट्रेडिशनल जो कम्युनिकेशन पुराना था ना, उससे आप ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न है। जैसे अब स्मार्ट बोर्ड में ही पढ़ने का तरीका मॉडर्न है, यहाँ पे जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ उसका मज़ा आपको कुछ और ही आ रहा है इन कंपैरेटिव टू वो जो हम सिर्फ पीपीटी से पहले कर रहे थे, है ना। तो जब नए नए तरीके आएंगे तो मज़ा भी अलग आएगा, इंटरैक्टिव हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। पहले समय लगता था, अब आप तुरंत बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मॉडर्न फॉर्म कम्युनिकेशन क्या क्या है? ईमेल, टेक्स्ट मैसेज जो करते हो, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, वीडियो कॉल जो कर लेते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो, सामने वाला ब्लॉग्स के थ्रू आपको बातें बताएगा, पॉडकास्ट सुनते हो सेलिब्रिटीज़ के, 2 सेलिब्रिटी आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, क्लाउड में जो गूगल क्लाउड में बात डॉक्यूमेंट्स उड़ा देते हो सामने वाले को देने के लिए, वो सब क्या है? मॉडर्न फॉर्म है कम्युनिकेशन का। ओके, सो टाइप्स बहुत इजी है बेटा, टाइप्स अपने आप में लिख के आना, एक एक बार देख लो, ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ पता ही ना हो या आप यूज़ करते हो, पता होना चाहिए। पहला है ईमेल, ईमेल का यूज़ करते हो ना, तो ईमेल क्या है? एक फॉर्मल वे है मैसेज को भेजने का, डॉक्यूमेंट्स को भेजने का, फाइल को भेजने का थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से क्या करते हो? मुझे कोई फाइल भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजनी है तो मैं ईमेल खोलूँगा, गूगल मेल में जाके उनकी जिसको भेजना उसकी आईडी लिखूंगा, अपनी आईडी से टॉपिक वगैरह जो भी सब्जेक्ट है डाल के मैसेज सेंड कर दूंगा, इंटरनेट होगा तो चला ही जाएगा। तो ये क्या है? बिजनेस में बहुत यूज़ होता है। बिजनेस में जैसे एम्प्लॉय को लेटर देना है, एम्प्लॉय को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देना है, स्ट्रैटेजी शेयर करनी, तो हम ईमेल के थ्रू कॉन्वर्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग। टेक्स्ट मैसेज आप करते हो ना, इवन जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, मैसेंजर वगैरह, क्विक शॉर्ट नोट जो आपको भेजना होता है, मैसेज तुरंत चला जाता है, आपने लिखा है, क्लिक किया, उधर गया। ठीक, तो फॉर्मल इन फास्ट है, डेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हो, इसलिए इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ मीटिंग के लिए भी यूज़ करते हो, तो फॉर्मल इनफॉर्मल जैसे भी यूज़ करना चाहो। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर। फिर इंस्टाग्राम में क्या है? थ्रेड्स। थ्रेड्स में क्या करते हो? लिख के जो भी आपके विचार है शेयर कर देते हो ना, सामने वाला कमेंट करके फीडबैक देता है। फेसबुक में भी पोस्ट वोस्ट डालते हो, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब क्या है? ये नेटवर्किंग, आइडिया को शेयर करने के लिए, प्रमोशन के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हो। अब आपका कोई नया प्रोडक्ट आया, आपको कस्टमर को बताना है, अवेयर कराना है, उसको कम्युनिकेट करना है उस चीज़ को, क्या करोगे? इंस्टा पे रील्स वगैरह चलवा दी या इंस्टा पे पोस्ट वगैरह डलवा दिए, सामने वाले को पता चलेगा। ठीक, नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये तो आप करते हो दोस्तों के साथ, फेस टू फेस वीडियो कॉल करते हो, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का यूज़ करके।
जाने की ज़रूरत नहीं है उसके घर तक, इवन बाहर रहता है तो जाने की ज़रूरत नहीं है कि अपना वीज़ा करा के निकल लो, बस वीडियो कॉल करी बात हो गई, है ना। और अच्छा है। नेक्स्ट इज़ ब्लॉग एंड अब वेबसाइट। कभी वेबसाइट में ब्लॉग पढ़ते हो आप, शायद पढ़ते होगे, तो उस पर देखा होगा जो भी ब्लॉग है हेल्थ के बारे में है, जिसके बारे में जाओ वेबसाइट में पढ़ो आराम से, आपको वो जो शेयर करना चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा पढ़ के, है ना। तो ये भी एक तरीका है। यूज फॉर शेयरिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूज़ अपडेट। ब्लॉग्स आर ऑफन पर्सनल एक्सपर्ट राइटिंग वाइल वेबसाइट आर ऑफिशियल। ब्लॉग्स वगैरह जो हैं तो उसमें जो पर्सन्स हैं जो अपना लिखना चाहते हैं, अपने कभी कभी जो भी उनके व्यू पॉइंट है वो भी शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, तो वो लिख सकते हैं ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू, और आपको भी एक कॉलम देते हैं कि आप भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे। वेबसाइट वगैरह जो कंपनी की होती हैं ऑफिशियल, जहाँ पे वो अपना कोई भी चेंजेस वगैरह हो या शेयर करते हैं, लाइक मान लो आपके स्कूल की वेबसाइट, वहाँ पे कोई सर्कुलर आया, आपका नोटिस आया, स्कूल में तो हो नहीं, आप कॉलेज की वेबसाइट, तो वो सब क्या है, वो वेबसाइट है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज पॉडकास्ट एंड वेबिनार। ये तो ट्रेंड में है आजकल, लोग सेलिब्रिटीज़ जिसके साथ पॉडकास्ट में है, हम सुनना चाह रहे हैं कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या अपना पॉइंट रख रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, बैठ के बातें ही तो करते हैं, इन्फॉर्मेशन ही तो एक दूसरे पे पास करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप इंगेज होते हो। तो पॉडकास्ट और ऑडियो प्रोग्राम शेयर्ड ऑनलाइन, वेल वेबिनार आर द लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप और सेमिनार, बोथ आर यूज फॉर लर्निंग एंड अवेयरनेस। स्टूडेंट अटेंड करते हैं वेबिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड, जैसे वेबिनार होते हैं ना कभी कभी, ये लाइव सेमिनार वगैरह होते हैं जो आपके कैसे लिंक विंक आती है अपनी आपको कि ज्वाइन करिए, वेबिनार है, या इंस्टा पे देखते होगे ज्वाइन आवर वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट, एनरोल नाउ, आप एनरोल कर देते हो, फिर वो लाइव जूम में आपको बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। तो बेटा ये सब क्या है, ये सब बातचीत का नए नए तरीके हैं। क्लाउड टूल्स, प्लेटफॉर्म लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, ट्रेलो अलाउ, ये अलाउ करता है, ट्रेलो ये अलाउ करता है पीपल को कि वो फाइल वर्क करे एक साथ और डेटा को ऑनलाइन स्टोर करे। गूगल ड्राइव में क्या करते हैं, जो भी फाइल्स वगैरह हैं उसको सेव कर देते हो, उसको अपलोड कर देते हो। तो ये सब तरीके हैं बातचीत करने के। गूगल डॉक्स के थ्रू का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, आपस में इंगेज होके चीज़ों को शेयर करके प्रिपेयर कर लेते हो, है ना। तो ये सब नए नए तरीके हैं आपके। एडवांटेज क्या है, इन नए तरीक़ों से बातें देखो आराम से जल्दी हो जाती हैं, तुरंत व्हाट्सएप कर लिए, जाने की ज़रूरत नहीं है। कोलैबोरेशन बढ़िया हो जाता है, वीडियो कॉल पे हो, अच्छे से इंगेज करोगे, इंटरेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। ब्रॉड रीच, ग्लोबली कोई दोस्त है उससे भी बात हो जाएगी। रिचर इंटरेक्शन, बात तो हो ही रही है, सामने वाला दिख भी रहा है, जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत तुरंत सॉल्व भी कर ले रहे हैं, पहले कहाँ होता था ये सब। कॉस्ट सेविंग है, पैसा भी बच रहा है, ईमेल भेजने के लिए आपको पैसे नहीं देने, इंटरनेट होना चाहिए बस। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ये जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। डिसएडवांटेज क्या है, प्राइवेसी इशू है। व्हाट्सएप पे आप कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए, होता है 2-3 बार, जब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केस भी हुए, चीज़ें हैकर्स वगैरह है ही है ना, तो लगता है कि बैंक डिटेल शेयर करना सेफ़ है या नहीं है, तो थोड़ा प्राइवेसी इशू लोगों को होता है, ठीक है। प्राइवेसी इशू रहेगा, ओके। मैसेज ओवरलोड हो जाते हैं, मतलब कभी कभी मैसेजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट था समझ में नहीं आता, ठीक। रिलायंस और इंटरनेट, सब कुछ इंटरनेट पे डिपेंड करता है, अच्छा हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो रुक जाएगा। रिड्यूस्ड इंटरेक्शन, जब से ये सब हो गया लोग एक दूसरे से मिलना ही बंद कर दिए हैं, क्या ही करेंगे, वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, तो वो वाला एटीट्यूड हो गया है। मिस इन्फॉर्मेशन, मान लो कि आपने सामने वाले ने आपको मेल भेजा और आपको नहीं समझ में आया, तो वो हो गया मिसकम्युनिकेशन, या गलत इन्फॉर्मेशन आ गई आपको, ठीक, वो हो गया मिस इन्फॉर्मेशन। टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, लाइक इंटरनेट सर्वर स्लो है, या कोई टेक्निकल इशू आ गया, वेबसाइट क्रैश कर गई, नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो मैसेज, तो ये सब थोड़े इशू रहेंगे बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट, राइट। सो ये सब हो गया हमारा क्या, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स वगैरह पूछेगा, ओके। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है नेट एटिकेट्स, डिजिटल एटिकेट्स। नेट जब यूज करोगे तो क्या क्या आपके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए। नेट एटिकेट्स आर द रूल्स ऑफ गुड बिहेवियर वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। जब ऑनलाइन बातचीत करो ना तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ गुड बिहेवियर है जो आपको करने रहते हैं
वो गुड बिहेवियर बेटा क्या है, वो गुड बिहेवियर क्या है, वो है आप किस तरीके से ऑनलाइन एक दूसरे से बातचीत करोगे। एक तरीका होता है, एक अच्छी आदतें होती हैं जब आप उसमें करो बात वगैरह, है ना, वीडियो कॉल के करो या ईमेल के थ्रू करो या सोशल मीडिया या चैट करो। इससे क्या होगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन पोलाइट रहेगा, आराम आराम से बातें होंगी, क्लियर रहेगा सब कुछ और रिस्पेक्टफुल रहेगा। बहुत लोग नेट एटिकेट्स नहीं फॉलो करते हैं। जैसे कभी अभी इधर जब कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बच्चों ने नेट एटिकेट्स नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि वो क्लास में ही मान लो कैमरा ऑफ करके खाना पीना शुरू कर देते थे या शोर मचाते थे या गाने लगा देते थे, जिससे टीचर्स को डिस्टर्ब होता था। तो ये नेट एटिकेट्स नहीं है आपके, एक तरीका होता है जब आप अगर किसी से ऑनलाइन मोड के थ्रू कम्युनिकेट करो। तो पहला है, अगर आप करते हो नेट एटिकेट, मतलब गुड बिहेवियर रखते हो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के दौरान, तो सबसे पहला तो बेटा फ़ायदा ये है कि आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। मतलब गुड ऑनलाइन मैनर शोज प्रोफेशनलिज्म। अ जॉब एप्लीकेंट सेंडिंग अ पोलाइट ईमेल मेक्स अ गुड इंप्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि जब आप मेल भेजो जॉब के बारे में, किसी को अप्रोच करो, तो अच्छे से आप लिखो, है ना, बढ़िया से पोलाइटली जो भी पॉइंट्स हैं आप लिखो, ठीक है। अगर आप पोलाइट वे में लिखोगे तो सामने वाला समझेगा आप प्रोफेशनल हो। अगर आप गंदी तरीके से लिख के भेजोगे तो समझ पाएगा ना कि आप कितने अनप्रोफेशनल हैं, तो आपको बिल्कुल ही नहीं हायर करेगा। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल मैसेज प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैसेज आपके क्लियर होंगे जो आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो, तो सामने वाले को समझ में आएगा आप कहना क्या चाहते हो, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन जैसे ईमेल में डाल दी कि ये सब्जेक्ट है, तो मैसेज सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि आप इस बारे में बात करना चाहते हो, तो लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। पोलाइटली अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हो, देखो ऑनलाइन कहो ऑफलाइन करो, बात करने का तरीका अच्छा ही होना चाहिए। तो ऑनलाइन की बात करो तो वो भी वही है कि अगर आप अच्छे से सबको रिप्लाई करते हो, रिस्पेक्टफुली जो लोग आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उनके साथ बातचीत करते हो, तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, है ना, वो आपको अच्छे से लेंगे। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड सेफ्टी। फॉलोइंग नेट रूल्स रिड्यूस रिस्क ऑफ स्कैम्स एंड मिसयूज। जब आप नेट रूल्स फॉलो करते हो तो आपके साथ स्कैम होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि वेबसाइट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इमेजेस वगैरह नहीं शेयर करनी है, तो आप नहीं शेयर करोगे, आपको पता है कि दिस इज द गुड बिहेवियर, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। ऑर्गेनाइज एंड प्रोफेशनल मैसेज सेव टाइम एंड इम्प्रूव क्लियरिटी। जब आप प्रोफेशनल मैसेजेस वगैरह भेजते हो तो उससे क्या होता है, आपका समय बचता है और आप क्लियरिटी, सब्जेक्ट लाइन वगैरह पोलाइटली रिस्पेक्टफुली भेज रहे हो, तो आपके सामने वाला मैसेज भी समझ पाएगा। जैसे ऑफिशियल ईमेल है तो बुलेट्स पॉइंट यूज़ कर दिया, जिससे सामने वाले को आसानी होगी। इंस्टेड के पूरा लिख दिया, गाना गा दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब नेट एटिकेट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करो। डोंट्स क्या है, डूज क्या है, क्या क्या करना चाहिए। पहला है यूज़ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। जब आप एप्लीकेशन लिखो या ईमेल लिखो तो सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि इस बारे में है, जिससे रिसीवर को तुरंत पता चल जाए कि आप क्यों लिख रहे हो। दूसरा, पोलाइट और रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करो, अच्छे से टोन रखो, वर्ड्स रखो, ठीक है। काइंडली सेंड मी द डिटेल लिखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेंड इट फास्ट। ये लगेगा बहुत रूड हो, काइंडली सेंड मी द, जिससे रिस्पेक्टफुली पोलाइटली कहो। हाँ, ग्रामर और स्पेलिंग वगैरह चेक कर लो क्योंकि आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, कोई स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है तो सही से लिखो, उसको करेक्ट करके लिखो। रिप्लाई ऑन टाइम, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज मेल है उनको समय पे रिस्पॉन्ड करो, ये भी एक नेट एटिकेट्स हैं आपके। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट प्राइवेसी। शेयर ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये भी करना है आपको, सिर्फ ऑनलाइन वही इन्फॉर्मेशन शेयर करो जो ज़रूरी है। अननेसेसरी इमेजेस वगैरह अपने या पासवर्ड वगैरह मत शेयर करो, ठीक। यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज। ऑनलाइन बात कर रहे हो स्पेशली मेल और लिंक्डइन या ट्विटर वगैरह में, तो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक है। फुल सेंटेंस यूज़ करो, शॉर्ट फॉर्म वगैरह मत यूज़ करो। नेक्स्ट इज क्या डोंट्स है। पहला, डोंट यूज़ ऑल कैप्स। बहुत लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं जब ऑनलाइन तो सारे कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं, तो ये नहीं करना है आपको, सब कुछ कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। इससे लोगों को लगता है कि आप रूडली बात कर रहे हो, प्लीज़ रिप्लाई फास्ट, नहीं, कैपिटल लेटर सारे नहीं यूज़ करने। दूसरा, डोंट स्पैम और फॉरवर्ड अननेसेसरी मैसेज। कोई भी मैसेज आपको लग रहा है स्पैम है या अननेसेसरी, ये नहीं दोस्तों को भी चेप दो, नहीं, फिर वो मत करो, दूसरे आपका जो समय बर्बाद हुआ, दूसरों को भी बैठ के कर रहे हो। जैसे ऑफिस के व्हाट्सएप पे जोक डाल रहे हो,
डोंट इग्नोर अटैचमेंट एंड लिंक्स। कोई अटैचमेंट या लिंक्स वगैरह है तो उसको आप इग्नोर मत करें। मेक श्योर दे आर सेफ बिफोर शेयरिंग। सेंडिंग वायरस इन्फेक्टेड फाइल क्रिएट प्रॉब्लम। जैसे कोई फाइल आई है, ठीक है, आपके पास कुछ आया है डॉक्यूमेंट वगैरह, उसमें क्या है अटैचमेंट या लिंक है, तो उसको इग्नोर मत करो। देखो पहले क्या सेफ है नहीं है, सेफ अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मत शेयर करो। डोंट यूज़ एब्यूसिव और रूड लैंग्वेज। गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, इससे आपकी ही इमेज खराब होगी। जैसे कमेंट सेक्शन में लोग क्या करते हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, तो गलत है बेटा, वो नहीं करना है आपको। डोंट ओवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत ओवर शेयर करो ऑनलाइन, रिस्क रहता है। डोंट डिस्टर्ब इन वीडियो कॉल। जैसे मान लो कि आपकी जूम मीटिंग होती है तो टीचर कहते हैं अपना अपना माइक म्यूट करिए, आपका माइक खुला हुआ है तो मत खोलो, क्योंकि वो गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो चीज़ों को, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक। ओके, सो मॉडर्न फॉर्म के साथ साथ हमने नेट एटिकेट्स भी अंडरस्टैंड कर लिए। अब जो टॉपिक आता है आपका वो है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। बेटा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन तो पता है, क्रॉस कल्चर मतलब अपने कल्चर में करें तो कल्चरल कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चर मतलब एक कल्चर वाले जो दूसरे के कल्चर वाले के साथ आपस में आइडिया इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, वो क्या होगा? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड और नेशनैलिटीज। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंस इन लैंग्वेज, वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिहेवियर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब मान लो मैं फॉरेन गई, फॉरेन में काम करने, तो वहाँ पे मुझे क्या अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, मुझे उनसे बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम वहाँ एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, थॉट को शेयर करने के लिए, फीलिंग को शेयर करने के लिए, वो क्या होगा? वो होगा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड और नेशनैलिटी, ठीक। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम समझ पाएँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनके क्या ट्रेडिशन है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो। हमें पता रहे कि वो भाई इस कल्चर के हैं, उनके यहाँ ऐसे फॉलो अप होता है और हमें भी वैसे ही उनसे क्या करनी है? बात करनी है, ठीक है। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर कम्युनिकेट इज कॉल्ड क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। ये भी याद रखो, डेफिनेशन नहीं याद हो पा रही तो जब अलग अलग कल्चर के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो होता है आपका क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। कंपनीज वर्क वर्ल्ड वाइड सो अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर इज नेसेसरी। देखो आप ना, अब ग्लोबल हो गया है वर्ल्ड, तो आपको अलग अलग जगह के लोगों के साथ काम करना ही करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कल्चर को अंडरस्टैंड करना सीखो, ठीक है। एक इंडियन आईटी फर्म वर्क करती है जब यूएस के क्लाइंट के साथ, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा यूएस के क्लाइंट के कल्चर के साथ, उसके कल्चर के साथ के हिसाब से आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी, तभी आप बैलेंस बना पाओगे। बिल्ड बेटर रिलेशनशिप। जब आप दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हो, उसके कल्चर की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए उससे बात करते हो, तो बेटा क्या होता है? आपका उसके साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, वो कोऑपरेट करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। अ जापानीज कंपनी वैल्यू पंक्चुअलिटी ऑन सो अराइविंग ऑन टाइम शोज रिस्पेक्ट। मतलब जैसे आप जापान की मतलब कंपनी में काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये लोग बहुत डिसिप्लिन है, इनको बिल्कुल गुस्सा आता है जब आप लेट लतीफ़ हो जाओ। आपके इंडिया में चलता होगा, वहाँ नहीं चलता है, तो हम जब वहाँ काम करेंगे तो हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। Avoid misunderstanding. Different culture have different meaning for gestures and words. अलग अलग कल्चर में अलग अलग जेस्चर के अलग अलग मीनिंग होती है। लाइक इन सम कंट्री नोडिंग मतलब होता है येस, वाइल इन अदर इट मीन्स आई एम लिसनिंग, ठीक। तो अलग अलग मीनिंग है, तो आपको समझना होगा कि आप किस कल्चर वाले के साथ बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि जब वो ये जेस्चर दे रहा है तो उसका क्या मतलब है, ठीक। इंपॉर्टेंस की और क्या है? इम्प्रूव टीम वर्क। टीम वर्क अच्छा होगा आपका, मतलब मल्टी कल्चरल टीम वर्क बेटर व्हेन दे अंडरस्टैंड ईच अदर कम्युनिकेशन स्टाइल। जब आप अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ काम करोगे और उनके कल्चर के बारे में आपको पता होगा कि ये लोग ऐसे बात करते हैं, इनको टाइम में आना पसंद है, ये लोग फ्रेंडली नेचर के हैं, ठीक है, इन्हें आपको अगर फीडबैक देना तो आप मुंह पे डायरेक्ट बोलो, वो उनको अच्छा लगता है, इनडायरेक्टली घुमा के ये नहीं सुनना पसंद करते, तो आप फिर उनके साथ ना वैसे ही बातचीत अपनी रखोगे, तो टीम के साथ फिर काम कर पाओगे। जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट टीम है आपका, इंडिया, यूएसए और जर्मनी का
तो बेटर परफॉर्म करेंगे जब एक दूसरे के कल्चर को समझ के बातचीत करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज बिजनेस सक्सेस। बिजनेस की सक्सेस बढ़ेगी, मतलब जब आप कल्चर को अडॉप्ट करोगे कम्युनिकेशन में तो आप एक दूसरे के साथ अच्छे से निगोशिएट और डीलिंग वगैरह कर पाओगे, ठीक है। ग्रीटिंग विद हैंडशेक इन द यूएस बट विद अ बो इन जापान क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन। जैसे आप जापान के साथ डील कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि उनके यहाँ ग्रीट कैसे किया जाता है, झुक के, ठीक। जापान के साथ कर रहे हो तो उनके वहाँ यूएस के साथ कर रहे हो तो क्या किया जाता है, हैंडशेक किया जाता है। हमारे यहाँ नमस्ते वगैरह चल जाता है। तो जब आप उनके कल्चर के हिसाब से उनसे बातचीत करोगे ना तो वहाँ पे जब आप डीलिंग वगैरह भी करने जाओगे तो बढ़िया से कर ले जाओगे, क्योंकि वो समझेगा कि आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो आपसे बातचीत करने में, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में, लॉन्ग टर्म बिजनेस करने में भी इंटरेस्ट दिखा देंगे, ठीक। तो ये भी फायदा है कल्चर को समझने का। लैंग्वेज डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इसका बैरियर्स इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं? देखो, पहला है लैंग्वेज डिफरेंस। उनकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, इस वजह से हमें दिक्कत होती है एक दूसरे को समझने में, ठीक। नॉट एवरीवन स्पीक द सेम लैंग्वेज, वर्ड एक्सेंट स्लैंग में क्रिएट कंफ्यूजन। चिप्स मीन्स फ्रेंच फ्राइज इन यूके बट पोटैटो चिप्स इन इंडिया। जैसे हमारे यहाँ चिप्स बोलते तो हमें लगता है पोटैटो चिप्स, लेकिन जब यूके में बोलते हैं चिप्स तो इनका मतलब होता है फ्रेंच फ्राइज, जिसको हम फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं वो लोग इसको चिप्स बोलते हैं। तो देखो, वर्ड्स का मीनिंग अलग है अलग अलग कंट्री में। तो जब हम, यही दिक्कत आती है यार, जब हम दूसरे कल्चर के लोगों के साथ काम करते ना तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आती है वो आती है कि लैंग्वेज का डिफरेंस है। उनकी भाषा में अलग मतलब है, हमारी भाषा में मतलब ही अलग है चीज़ों का। दूसरी दिक्कत आती है नॉन वर्बल मिस इंटरप्रिटेशन। भाषा तो छोड़ो, जेस्चर्स में भी अंतर है, ठीक। यहाँ पे इस जेस्चर का मतलब कुछ है, वहाँ पे तो कुछ है, तो वो भी एक दिक्कत क्रिएट करता है उनके साथ बातचीत करने में। जेस्चर, आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज मीन डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। थम्स अप का इंडिया में पॉजिटिव मीनिंग है लेकिन बाकी कंट्री में इसको बहुत ऑफेंसिव मानते हैं। डिफरेंट एटिकेट एंड कस्टम, ग्रीटिंग, डाइनिंग हैबिट, मीटिंग स्टाइल, ये सब भी वैरी करती है। लाइक जापान में अगर आप वो करते हैं तो मतलब है रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। यूएसए में रिस्पेक्ट का मतलब है हैंडशेक, आपको झुकना नहीं है, नमस्ते नहीं करना है। तो मतलब ये हो गया कि जहाँ पे जैसे कस्टम है, एटिकेट्स हैं, उस हिसाब से भी चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसके वजह से भी आपको उनके साथ बातचीत करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। दूसरा जो चैलेंज है आपके लिए वो है स्टीरियोटाइप्स। एज्यूमिंग नेगेटिव और फिक्स आइडियाज अबाउट अदर कल्चर क्रिएट बैरियर्स। कभी कभी हम कुछ के कल्चर को लेके ऑलरेडी नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म करे रखे होते हैं। अरे फॉरेन वाले का कल्चर तो बिल्कुल बकवास है, ये लोग तो पेरेंट्स के साथ रहते नहीं, उनको भगा देते हैं। हमारा क्या है, वो कल्चर के लेके ओपिनियन बन गया है। तो जब हम उनसे बातचीत करेंगे ना तो हमारा वही थॉट कहीं ना कहीं हमको उनसे सही से बातचीत करने में रोकेगा, क्योंकि हमने उनके बारे में वो ओपिनियन ही बना के रखा हुआ है। तो ये भी एक बैरियर है। दूसरा है एंथोसेंट्रिज्म, मतलब अपने कल्चर को मानना कि सुपीरियर है और दूसरों के कल्चर को हम रिजेक्ट कर देते हैं। लाइक एन एम्प्लॉय रिफ्यूजिंग टू एडजस्ट इंटरनेशनल वर्क कल्चर। जैसे एम्प्लॉय है, उसको लग रहा है कि यार मेरा कल्चर सुपीरियर, इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर। अब वो फॉरेन में काम करने गए तो उनके कल्चर को कहेंगे अरे इन लोग का कल्चर बेकार है, कल्चर तो हमारा बढ़िया है, हमारी कंट्री का अच्छा है। तो वो दूसरे के कल्चर में फिर काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एडजस्ट करना ही वहाँ नहीं पसंद करेंगे। तो ये भी क्या है, ये एक बैरियर डाल देता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज डिफरेंट परसेप्शन ऑफ टाइम। कुछ कल्चर में पंक्चुअलिटी वैल्यू की जाती है, कुछ में टाइम के साथ आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो। लाइक जर्मनी एक्सपेक्ट करता है कि आपको जो समय दिया है आप उसी समय पे आइए, मीटिंग अटेंड करिए। लेकिन कुछ कल्चर में माना जाता है कि ठीक है यार, लेट हो गए, यू आर ह्यूमन बीइंग, आपके पास भी काम है, घर है, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, रीजन इज जेन्युइन, देन वी विल कंसीडर इट। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर में देखो ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब आप अलग कल्चर के लोगों के साथ बातचीत करोगे तो आपको उनके कल्चर की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी उनसे कम्युनिकेट करने में। लैक ऑफ कल्चरल अवेयरनेस, मान लो आपको उनके कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, उनके डिफरेंस के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, मिसकम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक,
जैसे यूजिंग फर्स्ट नेम डायरेक्टली विद सीनियर कैन बी नॉर्मल इन यूएसए बट डिसरिस्पेक्टफुल इन इंडिया। ये होता है कि हमारे इंडिया में अगर हम सीनियर का नाम लेके बुलाते हैं ना तो माना जाता है कि आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप उसका नाम कैसे ले रहे हैं, वो आपसे बड़े हैं, ये होता है ना यहाँ पे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं, वहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने बॉस से बात करें ना, आप बोलिए मिस्टर, जो भी नाम है उनका, मिस्टर XYZ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वहाँ चलेगा। बट यहाँ पे आप अपने बॉस को एक बार नाम से लेके बुलाओ, तुरंत आपको अपने काम से निकालेगा वो, दूसरे दिन दिखाई नहीं पड़ोगे आप वहाँ पे। तो क्या है, अलग अलग कल्चर में भाई अलग अलग तरीके हैं बातचीत के, समझना पड़ेगा तभी वहाँ बात कर पाओगे, अदरवाइज रह जाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज बिजनेस एटिकेट्स। बिजनेस एटिकेट्स टॉपिक है, अब बिजनेस में ही आओगे, आगे बिजनेस ही करना है आपको, मान लो, या किसी के कंपनी में काम करोगे, जो भी आपने फ्यूचर सोच रखा है, तो देखो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, जैसे आपको वहाँ पे बिहेव करना है, ठीक है, वही होते हैं बिजनेस एटिकेट। तो दीज आर द रूल्स ऑफ गुड बिहेवियर्स एंड मैनर इन द वर्क प्लेस और बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब जहाँ पे काम करने जा रहे हो वहाँ पे कुछ तरीके हैं, ठीक है, कुछ तरीके हैं काम करने के, कुछ बिहेवियर होना चाहिए अच्छा आपका, वो कुछ मैनर्स होने चाहिए आपके अंदर, वो होते हैं बिजनेस एटिकेट्स। दे इंक्लूड हाउ यू टॉक, ड्रेस, बिहेव एंड इंटरेक्ट विद अदर इन प्रोफेशनल सेटिंग। जब आप जैसे वर्क प्लेस में हो तो आप कैसे बात करते हो, कैसे तैयार होके आते हो, है ना, कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आपका अच्छा होना चाहिए, गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे कहलाओगे वहाँ पे। अदरवाइज लोग आपको बहुत ही हल्के मिलेंगे और साइड करते रहेंगे आपको आपकी वर्क प्लेस में। तो एटिकेट्स होने चाहिए। आपने कभी देखा होगा ना कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही पोलाइटली और अच्छे से बात करते हैं, हम उनके बारे में तुरंत ओपिनियन मत हैं, यार ये तो बहुत सही, देखो कैसे बात कर रहे हैं, यार ये इनका तो बड़ा प्रोफेशनल नेचर है। कुछ लोग आपसे गंदी तरीके से बात कर लेते हैं तो आप उनको, मतलब भले वो उस टाइम पे गलत तरीके से बात कर रहे हो, बट आप उनको ज़िंदगी भर कोसते रहते हो कि इन्होंने, अरे ये तो मेरे से बहुत गंदी तरीके से बात की थी पहले दिन। तो बेटा आपका जो भी बिजनेस में एक तरीका होता है, जैसे आप किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो ना, तो एक बिहेवियर होना चाहिए आपका, एक मैनर, सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे अपने बिहेवियर और मैनर्स के साथ साथ, जिससे आप वहाँ पे अच्छे से बिहेव कर पाओ, लोग आपको रिस्पेक्ट करें। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको अच्छे से बिहेव करना है, क्यों गुड मैनर्स करने हैं, क्योंकि पहला है आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा इससे, ठीक। प्रोफेशनल मैनर्स रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं। अगर आप क्लाइंट को स्माइल के साथ डील कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, और सर कैसे हैं आप, सब बढ़िया, अच्छा सर आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ क्या क्या नया आया है, और इंस्टेड कोई और, हाँ बताइए क्या लेना है, अच्छा चलो दिखाते हैं, कौन सा अच्छा लगा आपको, पहला वाला अच्छा लगा क्योंकि उसने बहुत अच्छे से आपको ग्रीट किया, है ना। तो प्रोफेशनलिज्म शो करता है, आपका अच्छा इंप्रेशन डालता है, सामने वाला इंटरेस्टेड भी होगा आपसे बातचीत करने में, सामान लेने में, अदरवाइज वो भाग जाएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव वर्क प्लेस रिलेशन। जब आप अच्छे से एटिकेट्स करते हो, सबको ग्रीट करते हो, सबके साथ अच्छे से बात करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका वहाँ पर रिलेशनशिप भी अच्छा होगा लोगों के साथ। इंक्रीज करियर ग्रोथ। जब सामने वाला मैनेजर देख रहा है कि आप पोलाइटली बात कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो भाई आपको प्रमोशन के लिए भी कंसीडर करेगा, अदरवाइज सोचेगा तो ऐसे ही बेकार है, इनको प्रमोशन देने की क्या ज़रूरत है, इनको तो निकालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। गुड मैनर्स मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अच्छे आदतें मतलब अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, सामने वाले को अंडरस्टैंड कराना, पोलाइटली बात करना। तो जब इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आप में तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो कम होगी ही होगी ना, मिस्टेक हो भी गई तो अपोलोजाइज कर दिया। बिल्ड कंपनी रेप्यूटेशन। एम्प्लॉय विद गुड एटिकेट रिप्रेजेंट द कंपनी पॉजिटिवली। जो एम्प्लॉयज़ के अच्छे मैनर्स होते हैं वो कंपनी को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, तो आप जैसे होगे वैसे लोग अंदाज़ा लगाएंगे इस कंपनी कैसी है। क्योंकि आप जैसे किसी बड़ी कंपनी का नाम सुनते हो, ठीक है, बिग 4 का नाम सुनते हो, और किसी एम्प्लॉय से वहाँ के इंटरेक्ट करो बिग 4 के, तो आप उसका कैसा बिहेवियर है, वो कैसे बिहेव कर रहा, कितना प्रोफेशनल है, उससे अंदाज़ा लगाते हो कि वो कंपनी कितनी अच्छी होगी, है ना। कोई कंपनी का पर्सन आया, वो आप देखते हो, कह रहे अरे यही, ये देखो ये कैसे बात कर रहे हैं, मतलब क्या ही कंपनी से आए हैं, इनको तो कुछ तरीके सलीके नहीं, इसका मतलब वहाँ पे भी सब ऐसे ही चलता होगा। तो उससे आप कंपनी को भी जज कर ले जाते हो, ठीक। जैसे सेल्स स्टाफ बीइंग पोलाइट इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेल्स स्टाफ अच्छे से डील कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो कंपनी से जुड़ा है वो भी अच्छी होगी। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बिजनेस एटिकेट्स। ये लास्ट है कि बिजनेस एटिकेट्स के टाइप्स क्या हैं। पहला आपके अंदर टेलीफोन एटिकेट्स होने चाहिए। टेलीफोन मतलब जब भी कोई कॉल आई है, बिजनेस में हो कोई कॉल आई है, उसको पोलाइटली अटेंड करो। आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड योर कंपनी। अपनी कंपनी को आइडेंटिफाई करो, आप खुद को भी उससे जोड़ के रखो, ठीक। जब बात कर रहे हो तो बताओ कि
जैसे गुड मॉर्निंग एबीसी लिमिटेड, दिस इज रमेश स्पीकिंग, मतलब अपने आप को और कंपनी को दोनों को हाईलाइट करना है और पोलाइटली बात करनी है। मीटिंग के एटिकेट्स क्या होने चाहिए? पहले तो मीटिंग में समय पे आओ, जब मीटिंग में बैठे हो तो इंटरप्ट मत करो, सुनो, पर्पस क्या है समझो और इंगेज भी हो, सिर्फ सुनो बैठो नहीं, मतलब इंगेज भी हो, अपने पॉइंट्स भी रखो पोलाइटली। तो ये मीटिंग के एटिकेट्स हैं, अपने आप से और भी जोड़ सकते हो। डाइनिंग एटिकेट्स क्या है? अब बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें भी तो एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। तो क्या? टेबल मैनर्स आने चाहिए आपको, जब तक होस्ट ना खाए तब तक मत शुरू करो, वैसे कर देते होगे। नेक्स्ट इज ड्रेस एटिकेट्स, वियर नीट एंड फॉर्मल क्लोज, अच्छे कपड़े पहने आप लोग वर्क प्लेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज ईमेल डिजिटल एटिकेट्स हैं कि जब भी मान लो ईमेल भेज रहे हो बिजनेस में तो उसके मैंने बताया ना नेट एटिकेट्स, वो फॉलो करने वहाँ पे टाइम पे रिप्लाई करना है, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, सब्जेक्ट लाइन क्लियर होना चाहिए आपका, जिससे आपका सामने वाले के साथ अच्छा सा कम्युनिकेशन हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी आपकी लास्ट यूनिट 4 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसको हमने इंटरेस्टिंग तरीके से समझा विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट। सो अगर स्टिल कोई भी डाउट वगैरह हो या कोई डिमांड हो किसी सब्जेक्ट को लेकर, जो भी आपके दिमाग में हो, तो उसको आप कमेंट डाउन करना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।